नमस्कार 24 की चाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज हम आ पहुंचे हैं फतेहपुर सीकरी और बात करेंगे आखिर यहां पर कौन से मुद्दे छाए हुए हैं और जो पार्टियां हैं वो किस तरह से तैयारी कर रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रवीण राजपूत जी जुड़े हुए जो कि प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, साथ ही विकास परमार जी हमारे साथ जुड़े इंडी गठबंधन से ये ताल्लुक रखते हैं। पवन इंदौलिया जी जुड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो आप सभी का स्वागत है। और आज जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी की सीट है लगातार चर्चा में बनी रहती है और ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ है, क्या आने वाले दिनों में होगा, जानते हैं। सबसे पहले हम पवन जी का रुख करते हैं। पवन जी, क्या मानते हैं आने वाले समय में क्या कुछ विकास कार्य जो अभी तक नहीं हुए वो किए जाएंगे? देखिए, आने वाले समय में विकास कार्य की तो भरपूर जो कमियां हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पिछले रिकॉर्ड पे जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की और राज्य की सरकार ने जो विकास कार्य कराए हैं, आप देखेंगे, आप दिल्ली से यहाँ तक आएंगे या आगरा से आप कहीं भी जाएंगे तो रोडों के जाल बिछा हुआ है। आप इस बात को मानेंगे, बेहतर और जिससे बेहतर और हो सकती है वो रोड बनाए जाएंगे। और अटल आवासीय विद्यालय फतेहपुर सीकरी विधानसभा में भी बना था, जिनमें निःशुल्क जो गरीब बच्चे हैं उनका जो अच्छी उनकी शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाया गया। आईटीआई कॉलेज निःशुल्क, जो पहले आईटीआई कॉलेज होते थे जो प्राइवेट हुआ करते थे उनमें फीस जाती थी, लेकिन आईटीआई कॉलेज गरीब बच्चों के लिए एक उसमें एग्जामिनेशन रखा जाएगा, उसके जरिए उनमें एडमिशन होगा। वो भी निःशुल्क बनाया फतेहपुर सीकरी विधानसभा में, जो पड़ता है किरावली पर। और आप देखेंगे हर घर जल हर घर नल, इसकी योजना भी माननीय सांसद जी की पहल से, माननीय विधायक जी की पहल से, इन सब लोगों ने लगे, माननीय उदयवान जी लगे थे और पूर्व में जो अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन सबकी पहल से हर घर नल हर घर जल की योजना चालू हो रखी है और धीरे धीरे इसका विकास कार्य चल रहा है। लाइन बिछाई जा रही है और सबके घर पर ज्यादातर नल पहुंच जाएगा। फतेहपुर सीकरी में खासकर जो परेशानी रहती थी पूरे एरिया में, वो इसी की रहती थी, पानी की समस्या की सबसे ज्यादा परेशानी रहती थी। और आप आगरा में देखेंगे तो मेट्रो का जिस तरीके से विकास कार्य हुआ है, जैसे आपने पहले देखा हो दिल्ली में हुआ करती थी, फिर गुड़गांव, फिर नोएडा, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ी। इसी प्रकार से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी मेट्रो भी आगरा तक सीमित है, उसका त्रिकोणीय श्रृंखला बनाई जाएगी, जो फतेहपुर सीकरी, मथुरा, आगरा होते हुए वो इसको कनेक्टिविटी में करेंगे। जी, ठीक है। प्रवीण जी, आप क्या मानते हैं जो वाकई बीजेपी के बड़े बड़े दावे हैं, विकास हुआ है, आने वाले समय में और भी काम किए जाएंगे, क्या धरातल पर आपको दिख रहे हैं? नहीं, धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है, केवल जुमलेबाजी है। और जुमलेबाजी इस बात की है कि हमारे यहाँ पर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो बॉर्डर है राजस्थान से लगा हुआ बॉर्डर है, यहाँ पर 56 गांव ऐसे हैं जिसमें आदमी जल और जीवन के लिए इतना तरस रहा है कि पूछिए मत। हमारी बेटियां 2 बजे यहाँ से लेकर के तांतपुर तक आप जाकर के देखिए, जो राजस्थान के बॉर्डर से लगे हुए गाँव हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। ना वहाँ अधिकारी पहुँचता है, ना कोई प्रतिनिधि पहुँचता है, ना कोई नेता पहुँचता है। वहाँ पर हमारी बेटियां साइकिल लेकर के और किलोमीटर के किलोमीटर पानी के लिए जाती हैं। किसान परेशान है, गायों से किसान परेशान है। रात भर कोई रिश्तेदार घर पर आ जाए तो उनको पूछते हैं कि भैया चाचा कहाँ है, कि फूफा कहाँ है या जीजा कहाँ है। पता चलता है कि वो खेतों पर जा करके गायों की रखवाली करने का। पानी की समस्या तो काफी लंबे समय से यहाँ पर बनी हुई है। जो पहले की सरकार थी वो भी कहीं ना कहीं विफल रही है पानी की समस्या दूर करने में। काफी कोशिशें की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक की सरकार है। 10 साल इनको सरकार में हो गए, ये जो चाहे सो कर सकते थे, केवल जुमलेबाजी और दिखावा के अलावा कुछ नहीं किया। और यहाँ के जो वर्तमान में सांसद जी हैं, उन्होंने कभी भी जनता के बीच में जाने का कभी काम नहीं किया। अच्छा, ठीक है। विकास जी, आप क्या मानते हैं कितना विकास यहाँ पर हुआ है? आपको क्या लगता है बीजेपी के राज में जैसा जनता उम्मीद कर रही थी, क्या वैसा होता हुआ दिख रहा है? नहीं मैडम, इन लोगों की कहनी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये निश्चित आप मान लीजिए कि पिछले 5 वर्षों के अंदर सांसद जी ने क्षेत्र का एक भी कोना कभी जा करके वहां किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। बहुत बड़ी बड़ी घटना हुई, कई गांव में ऐसा है कि 5 के 5 बच्चे खत्म हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि मंडल उनके पास नहीं गया। इस बार कोई पार्टी कुछ भी कहती रहे, कोई भी आकर के कोई भी नेता कुछ भी कहता रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ 3-3 सभाएं कर गए, लेकिन इस बार आप निश्चित मान लीजिए कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। और मन ऐसा बनाया है कि यहाँ का बच्चा बच्चा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में, रामनाथ सिकरवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है। और निश्चित ही हम यहाँ से बहुत अच्छी लीड लेकर के चुनाव जीत करके और गठबंधन में हमारी सीट जाने का काम अच्छा, कुछ लोगों से हमने बात की है तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और पानी की समस्या पहले थी अब नहीं है, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात, मैं
यहाँ लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है कि गंगा जल परियोजना है वो सांसद जी लेके आए हैं। ये योजना केंद्र की है। केंद्र की योजना हर प्रदेश में हर शहर में जा रही है। केंद्र में भी तो बीजेपी की सरकार है। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी यहाँ कहीं भी कोई प्रॉपर तरीके से काम चालू नहीं हुआ है। एक एक ब्लॉक में दो दो गांव चालू कर दिए जिससे हम ये कह सके कि हम गंगा जल योजना ला रहे हैं। अभी खेरागढ़ और जगनेर क्षेत्र के अंदर आप ऐसे ऐसे गांव हैं, वहां का फ्लोराइड में टीडीएस इतना, वहां पे इतनी ज्यादा विकराल समस्या है, वहां काम शुरू होने की बजाय उन क्षेत्रों में हो रहा है जो सांसद जी के नजदीक पड़ते हैं। मैं बात करता हूं युवाओं की। युवा इस समय खेरागढ़ विधानसभा का सबसे पिछड़ा हुआ, क्योंकि मैं जगनेर से आता हूं, मुझे पता है वहां का यूथ आज भी सड़कों पर दौड़ लगा करके फौज के लिए अपने सुबह 4 बजे उठ के शरीर को तैयार करता है। उसकी अग्निवीर योजना इन लोगों ने लागू कर दी, जो 4 साल की योजना, 18 साल में बच्चा नौकरी पे चढ़ेगा और 22 साल में उसको आप क्या कर रहे हो, उसको घर बैठाल दे रहे हो। उसके बाद होगा क्या उसका? कभी किसी ने सोचा? किसी सरकार ने उन जवान और किसान, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती है कि जवान और किसान को हमें मजबूत करना चाहिए। तो मैं क्षेत्र की जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मौका सबसे अच्छा है कि आपके पास में एक प्रत्याशी ऐसा है कि जो जवान भी है और किसान भी है। तो कौन है वो? रामनाथ सिकरवार। और वो सुनिश्चित यहाँ की जनता ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया है, ये क्षत्रिय समाज ने नहीं, 3600 बिरादरी ने, जाट समाज से लेकर के ब्राह्मण समाज तक, वाल्मीकि समाज तक, ठाकुर समाज तक, सभी लोग उनको चुनाव जिता करके इस बार संसद में भेजने का काम करेंगे। और फतेहपुर सीकरी की जो मूलभूत समस्याएं, इस बार निश्चित ही फौजी बाबा उस समस्या को दूर करके इस क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। पवन जी क्या मानते हैं, राजकुमार चाहर के लिए कंपटीशन होने वाला है, नेक टू नेक फाइट होगी? देखो, कंपटीशन तो वहाँ कहा जाता है कि जहाँ कोई पीछे अगर लगा हुआ होता है। अब ये लोग तो अपनी वाहवाही खुद कर रहे हैं, तो रिजल्ट 4 जून को आने हैं। पिछली बार 5 लाख से जीत हुई थी, इस बार 2 लाख और 7 लाख से जीत हो जाएगी। जीत तो निश्चित है, अपनी होनी है, लेकिन जीत के आंकड़े को बढ़ाने में हम लोग लगे हुए हैं। हमारे पास जो साइलेंट वोटर है, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से जिन्होंने इतना लाभ लिया, जो कोरोना काल में जिनको परेशानी हुई, अन्न से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर उज्ज्वला योजना, चाहे आप उठा लीजिए, उज्ज्वला योजना हो गई, आयुष्मान कार्ड हो गई, चाहे वो किसान आवास योजना हो गई, चाहे वो शौचालय योजना हो गई। इतनी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई कि जिनका लाभ लेते लेते जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हमें बनाना है। एक बार तो एक बार फिर से 400 पार भारतीय जनता पार्टी फिर हम क्रॉस करेंगे और यहाँ से भी निश्चित रूप से हम 7 लाख से वोटों से जीतेंगे। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर भी लगातार निशाना साध रही है जनता, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लिए तो हर सरकार का हर संभव प्रयास रहता है और हम आशा करते हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी और उसमें फिर ना कुछ नई नई इसमें समाधान निकाले जाएंगे और इसके बारे में हम फिर और जितना हो सकता है उतना विचार किया जाएगा इसके बारे में भी। बिल्कुल। और आप क्या मानते हैं प्रवीण जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से आप धरातल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपको लगता है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता इस बार सोचेगी और जब मतदान करने पहुंचेगी तो उनके दिमाग में वो मुद्दे छाए रहेंगे? मेन बात यह है कि नेता का और जनता का या सरकार का विश्वास का रिश्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्वासी खोने का काम किया है। मणिपुर जैसी घटना को कौन भूल सकता है, जहां पर बेटियों को नंगा नाच नचाया गया। कैसे भूल सकते हैं आप हाथरस कांड पर, जहां पर बेटी की हत्या, बलात्कार के बाद में हत्या कर दी गई। कैसे भूल सकते हैं उस ईडी को, जिसको निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, सरकार के द्वारा धमकाया जा रहा है, गलत मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। ये जनता नहीं भूल सकती है। केवल प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के सांसद जी ने जुमलेबाजी की है, 5 साल तक घर से निकलने का काम नहीं किया है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बना है। ये पहली बार देखा जा रहा है कि रिश्वत भी यहाँ पर किस्तों में ली जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ काम नहीं किया? प्रधानमंत्री जी से लेकर के प्रधान तक किसी ने मणिपुर जैसी घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, मेरा ये कहना है। और जनता का भी यही मानना है कि इस पर खुल करके विचार प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं दिए। पवन जी क्या कहेंगे इसको लेकर? मणिपुर वाली घटना के लिए तुरंत वहाँ पे निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन किया गया, सेंट्रल के हाथ में जांच जाई गई। मणिपुर जैसी घटना पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जा रहे हैं और उसके लिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने अच्छे प्रयास नहीं किए।
ये तो वो लोग बोल रहे हैं जिनकी सरकारों के मुखिया बोला करते थे क्या हुआ बच्चे हैं, गलतियां हो जाया करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज की डेट में ये स्थिति है, अगर महिलाएं या बच्चियां अगर घर से रात के 12 बजे तक बाहर रह जाती हैं तो उनके परिवारजनों को ये भरोसा रहता है कि अगर बेटी मेरी घर से बाहर अगर है तो अगर वो लेट हो जाती है तो उसको अच्छी तरह पता है कि सरकार योगी जी की है, बाबा की सरकार है, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। माफ कीजिएगा, कैमरा के सामने हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उनके साथ ऐसा हश्र किया जाता है, उनकी 7 पीढ़ियां तक सोचती हैं कि किसी महिला के साथ कोई बदसलूकी ना की जाए। ये तो वो लोग बोल रहे हैं जिनकी सरकारों में जिनकी पार्टी के मुखिया बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जाने जाने क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये तो वो लोगों को बोलने का काम है, विपक्ष है, विपक्ष तो बोलेगा ही। अच्छा विकास जी एक इनहेरिटेंस टैक्स की चर्चा भी लगातार हो रही है कि अगर कांग्रेस या एनडीए गठबंधन सत्ता में आता है तो ये टैक्स लागू कर दिया जाएगा, यानी लोगों से उनकी जो जायदाद है वो ले ली जाएगी, मतलब 50% जो हिस्सा है वो सरकार लेगी। नहीं, नहीं, ये सब अभी तो ये भ्रमित कर रहे हैं। अभी ये किसी ना किसी तरीके से कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से कैसे भी करके जो जनता इनके खिलाफ आई है, हम उन लोगों को घुमा सकें, हम उन लोगों का दिमाग को है वो डाइवर्ट कर सकें। ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ये भाजपा है जो कह देगी वो मानती है कि ये सत्य है। मैं आपको ज़मीन की स्थिति बताऊँ, आज ब्लॉकों में आप चले जाइए, हम लोगों के अलावा भी अगर आप जाएँगे ब्लॉकों में इतनी भ्रष्टाचारी है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, उनके दलाल आज हर एक ब्लॉक में हर एक तहसील में ऐसे चुपके हुए हैं। बहुत छोटी से छोटी बात है कि जब किसी महिला का आदमी किसी दुर्घटना में या किसी वजह से खत्म हो जाता है तो उसे एक पारिवारिक लाभ 30,000 रुपए की राशि मिलती है। आप ये मानिएगा कि दलाल उसमें भी उनके सेंध लगाने का काम करते हैं और 5,000 रुपए ऐसी बेचारी गरीब महिलाओं से भी वसूलने का काम करते हैं। समाजवादी योजना, हमने पेंशन योजना चलाई, उसको भी इन लोगों ने दलाली की भेंट चढ़ा दिया। हम लोगों ने 100 नंबर चलाई, उसको भी इन लोगों ने नंबर बदलने का काम किया। गठबंधन में अभी भी जितनी भी पार्टियां हैं, सबका एक ही मुद्दा है और सबका एक ही मोटिव है कि हम किसी ना किसी तरीके से देश के अंदर जो ये भारतीय जनता पार्टी विष घोल रही है, जातिवाद घोल रही है, जब भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता ये हिंदू मुसलमान को ले आते हैं, जब भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता ये राम मंदिर को ले आते हैं। अरे आप अपने काम पे चुनाव लड़िए। जिस तरह से आज रामनाथ सिकरवार घर घर जा करके एक एक मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, आप उस पे चुनाव लड़िए ना। हिंदू मुस्लिम करना या राम मंदिर का नाम लेना ये कोई मुद्दे नहीं है चुनाव के। आम अच्छा गरीब जनता कर्नाटक को सरकार ने एक नया रूल निकाला है कि अब ओबीसी में मुस्लिम वर्ग भी शामिल कर लिया जाएगा, तो ये क्या है? आप इसे राजनीति से नहीं देखते? क्या मुस्लिम वर्ग को लुभाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इसकी मैं नहीं समझता हूँ कि उनको लगता होगा, उनके क्षेत्र के हिसाब से अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो उन लोगों ने उस चीज़ को सोचा होगा। लेकिन हम लोग कर्नाटक की बात नहीं करते। लेकिन दलित और पिछड़े हैं, फिर ये तो अन्याय हुआ ना उनके साथ। नहीं, दलित और पिछड़ों की अगर आप बात करें तो सबसे पहला प्राथमिकता तो मोदी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि हम इनका आरक्षण, कई जगह कहा कि हम इसको खत्म करेंगे। कई जगह उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आरक्षण मिलता है वो लोग नौकरियों में अच्छे साबित नहीं होते हैं। तो आरक्षण की बात अगर मोदी जी करते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ कि उसका कोई भी तथ्य निकलता है या कोई भी उसकी भावना निकलती है। हम बस क्षेत्र की अगर अपने की बात करें तो इस समय हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है गठबंधन प्रत्याशी का। जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो सातों जातों में जाने के बाद में उनका बहुत भव्य स्वागत हो रहा है। जनता उन्हें पूर्ण आशीर्वाद दे रही है कि इस बार अगर कोई हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, एक आम गरीब नौजवान किसान से लेकर के, तो सिर्फ रामनाथ सिकरवार फौजी बाबा ही इसका एक विकल्प है। ठीक है, आरक्षण को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की जाती है प्रवीण जी, और ये देखिए जो भी सरकार सत्ता में आना चाहती है वो आरक्षण का मुद्दा उठा देती है। तो आप क्या मानते हैं, क्या आरक्षण को लेकर जनता को एक बेवकूफ बनाने की कोशिश यहाँ पर होती है? और क्योंकि संविधान में ये भी लिखा है कि जब आपको लगता है कि आरक्षण में बदलाव की जरूरत है तो वो होना चाहिए, यानी समय-समय पर ऐसा होना चाहिए, ये बी आर अम्बेडकर ने खुद मेंशन किया है संविधान में। आरक्षण एक आर्थिक मुद्दे पर हिसाब से होता है, हमेशा से होता आया है। और मैं भी चाहता हूं कि आरक्षण आर्थिक स्थिति के हिसाब से हो, चाहे वो सवर्ण जाति का आरक्षण हो। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी 10% सवर्णों के लिए आरक्षण की घोषणा की थी। तो हम भी चाहते हैं कि आरक्षण उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को जनता के बीच में जाकर के गुमराह करने का काम करते हैं। ये कभी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, कभी विकास की बात नहीं करते हैं। ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हरे रंग की और केसरिया की बात करते हैं, और ये नारियल की और खजूर की बात करते हैं, और ये बकरे की और गाय की बात करते हैं। लेकिन मुद्दा की और जनता, आम गरीब किसान किस तरह से परेशान है, नौजवान किस तरह से परेशान है, ये इन बातों को जनता इन सब चीज सवालों को ना पूछ रहे, इसलिए ये भटकाव की बात करते हैं। अच्छा, मोदी जी 2047 तक का विजन दे रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, अपना मैनिफेस्टो बनाया, वो कह रहे हैं कि मैं 2047 तक सोच रहा हूँ। क्या कोई और दल भी ऐसा सोच पा रहा है?
देखिए, ये एक हताशा भरा उनका जवाब है। ऐसा ये 2024 में ही फेल हो जाएँगे। ये 400 की बात करते हैं, ये 40 पर सिमट करके रह जाएँगे। इनकी कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। जनता समझ चुकी है कि ये हिंदू मुसलमान के अलावा, मस्जिद और मंदिर के अलावा इन पर कोई मुद्दा नहीं है। आज देश सबसे ज़्यादा गड्ढे में गिरने का काम हो रहा है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका जवाब 2024 के चुनाव में निश्चित तौर से इनको मिलने का काम करेगा। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि हम स्टार्टअप बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उससे कितना फायदा आज के युवाओं को होगा और बेरोजगारी खत्म होगी? अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा? मैम, पहले जो हुआ करता था कि आईटी सेक्टर में लोगों को बचाव किया था कि आईटी सेक्टर में नहीं जाना, एमबीए करके या बीटेक करके लोगों को एक जो प्लेसमेंट मिलता था बहुत कम मिलता था। लेकिन उसके बाद में मोदी जी जब बाहर जाते थे तो विपक्ष कहता था पता नहीं क्या हवाई जहाज से वहाँ जाते हो, हाथ हिला के आ जाते हैं। तो इन लोगों की समझ में शायद अब भी आ रहा हो, आम जनता को आज समझ में आ रहा होगा, जो मोदी जी बाहर जाते थे देश विदेशों में जा जाकर, वहाँ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज थी उनको अपने इंडिया में स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में एप्पल से बात हुई है, अभी हाल ही में मेटा से बात हुई है, उनका यहाँ एक स्टार्टअप होगा और बहुत बेहतर रूप में होगा। अगर नोएडा में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, गुड़गांव में भी होगा, धीरे धीरे फिर वो टेक्नोलॉजी आगरा तक आएगी, जिससे यहाँ के युवाओं को बहुत अच्छा एक संदेश मिलेगा और उसके लिए नए स्टार्ट होंगे और नई जॉब उनको प्रोवाइड की जाएंगी। फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से डेवलप किया गया था और कुछ समय के लिए राजधानी भी ये रहा था। तो क्या मानते हैं कि जितना विकास उस वक्त होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ है, साथ ही साथ अब वादे किए जा रहे हैं, क्या वो पूरे हो पाएंगे? और फतेहपुर सीकरी के लिए आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, पिछले 5 साल में ये मेरे साथी खड़े हुए इंदौलिया जी, ये 5 साल में पहले जो यहाँ के मौजूदा वर्तमान सांसद हैं, उनका पहले कार्य गिना दें कि उन्होंने यहाँ ये कार्यक्रम किए या यहाँ ये कार्य कर दिए हैं उन्होंने। आज भी नाली खरंजों से लेकर के रोड बिल्कुल जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। यूँ तो चुनाव आ गया तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत मरम्मत उसमें लीपापोती सी कर दी गई है। बाकी विकास कार्यों की ये चाहे 100 बार कह दें, बहुत समय पहले जब सांसद भी नहीं थे, जिस समय चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने बोला कि यहाँ पे आलू का अनुसंधान केंद्र खुलेगा, आलू के लिए मंडी खोली जाएगी यहाँ बहुत बड़ी, उसका कोई आज तक अता पता नहीं है। तमाम वादे किए गए, तमाम रोजगार के लुभाने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए वादे करे, लेकिन रोजगार तो बहुत दूर की बात रही। ये जो मनरेगा में कार्य कर रहे हैं उनके पैसे तक टाइम पे नहीं दे पा रही है सरकार। जो लोग आम गरीब किसान हैं उनको आप जाइए, जो जितने भी ये सरपंच और ये आपके सोसाइटी बनी हुई है, बीज गोदाम की सोसाइटी बनी है, सब जगह 2 नंबर में ब्लैक में उनको डाई यूरिया मिल रही है। डाई यूरिया लेने जाते हैं तो वहां के अधिकारी फटकारते हैं, बेचारे जाकर के मजबूरी में उनको बाहर से डाई यूरिया खरीदना पड़ता है, जो उनकी लागत पर असर करता है। आज यहाँ का किसान जितना परेशान है, मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी विधानसभा या कोई भी ऐसी लोकसभा है जो यहाँ जितनी बुरी स्थिति है वो कहीं और हो। युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। कार्य क्षेत्र में आ जाओ, चाहे आप खेल क्षेत्र में आ जाओ, किसी भी प्रकार की यहाँ व्यवस्था नहीं। हाँ, एक काम सांसद जी ने बहुत अच्छा करा कि अपने घर के बगल में एक बढ़िया सा स्टेडियम बनवा लिया, वहाँ उनके जो अपने लोग हैं वो अच्छे से उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें चाहे बाह हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे केरागढ़ हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे ग्रामीण हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया। उनके जितने कार्य हुए वो अपने लोगों के लिए हुए। पवन जी, किसान काफी नाराज है और लगातार ये चर्चा भी हो रही है। अभी भी हमने देखा किसान आंदोलन था और उसे हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। तो क्या सरकार, क्या बीजेपी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है या फिर क्या उनके लिए विजन है? मैम, अगर किसानों की बात सुनने के तैयार नहीं होते तो एमएसपी पे जो डिसीजन लिया गया था, किसान अगर आंदोलन में बैठे, उनको लगा कि उनके अहित की बात है तो उन्होंने तुरंत उस पर बैक में कानून लिया। जबकि आज तक आप इतिहास देखिए, उठा के देखेंगे तो कोई भी कानून बनने के बाद उसको वापस लेने बहुत कठिनाइयां होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक बार डिसीजन लिया तो उसको वापस भी लिया, क्योंकि किसानों के हित की बात थी। दूसरी बात, ये लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, यहाँ मुस्लिम भाई खड़े हैं, मैं किसी से पूछना चाहूंगा कि कोई भी योजना या कोई भी परियोजना या कोई भी अगर सुविधा अगर आती है तो क्या ऐसा लगता है उसमें कि नहीं मुस्लिम भाइयों के लिए अन्न नहीं दिया जाएगा, केवल हिंदू भाइयों के लिए दिया जाएगा? क्या कभी ऐसी योजना आती है कभी हिंदू मुस्लिम अलग किया जाता हो? कोई भी आयुष्मान कार्ड बना तो ऐसा बन गया कि नहीं हिंदुओं के लिए बन गया, केवल मुसलमानों के लिए नहीं बना। कोई भी उज्ज्वला गैस योजना आई तो उसमें ऐसा हो सकता है कि इनका नहीं बना। कोई भी अगर आवास योजना आई, कोई भी शौचालय योजना आई तो क्या ऐसा हो सकता है? हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं, सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले मोदी जी वो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। प्रवीण जी, क्या कहेंगे? ये बात तो सही है कि अगर कोई योजना आती है तो उसमें ये तो नहीं कहा जाता कि हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए है। ये निश्चित तौर से सही बात है, लेकिन ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, ये किसी का, मेरे या किसी के बाप का पैसा नहीं है। जनता का पैसा जनता तक जाता है। ये किसी कोई ऐसा नहीं करते हैं कि हमने
हमने गरीब आदमी को अनाज दिया या उसको अनाज दिया। लेकिन जब हिंदू मुसलमान करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, आपको ये पता है कि हमको 400 सीटें आएंगी, लेकिन ये नहीं पता कि 400 किलो RDX कहाँ से आया। आपको अपनी सीटों की पड़ी हुई है, लेकिन जनता किस दुख से, किस स्थिति और परिस्थिति से गुजर रही है, इन लोगों को कोई पता नहीं है। अच्छा, आप क्या मानते हैं महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो क्या फतेहपुर सीकरी में आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, नहीं है? कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। हर थाने में दलाल भरे पड़े हैं। जितना दलाल करता है दलाली करते हैं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम गरीब किसान नौजवान सभी परेशान है। दलाल होने के कारण दोनों तरफ पक्षों में झगड़ा करा दिया जाता है, फिर उसका दलाल समझौता कराते हैं और समझौता इन्हीं की सत्ताधारी लोगों के इशारों पर होता है। अच्छा, इंडी गठबंधन अगर सत्ता में आएगा तो क्या होगा? स्वच्छता होगी, बहन बेटियों की सुरक्षा होगी, व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, व्यापारियों को सुरक्षा दी जाएगी, बहन बेटियों को सुरक्षा दी जाएगी और विकास के रास्ते प्रशस्त किए जाएंगे। ठीक है। और इंडी गठबंधन को लेकर ये भी चर्चा थी कि काफी समय तक तो वो सीट शेयरिंग ही नहीं समझ पाए, आखिर किसको किस सीट से उतारा जाए, तो ऐसी पशुपेश क्यों थी? इतना कंफ्यूजन क्यों था? इतना कन्फ्यूजन इसलिए था कि जब परिवार बड़ा होता है तो 10 तरह की बातें निकल के आती हैं, लेकिन जब घर के बड़े मुखियाओं ने बैठ करके इस पे चर्चा करी, इस पे बात करी, तो निश्चित रूप से उन लोगों को समझ में आ गया कि इस समय हम लोगों को आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर के नहीं, इस देश की भलाई के लिए, इस देश के विकास के लिए हम सबको एक छत के नीचे आकर के, जो इस समय पूरे देश के अंदर जो किसान आम गरीब नौजवान परेशान है, उसकी परेशानी को देखते हुए ये सभी गठबंधन के जितने भी दल हैं, सबने बैठ करके ये मनसा बनाई कि हमें किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके अच्छा, फेंकना। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि सभी दलों को एक साथ आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं, उसने लोगों को भ्रमित करने का काम किया। उसने इस देश के जनता अंदर- मूर्ख है? उसने ना जनता मूर्ख नहीं है, उसने इस देश की नब्ज पकड़ी। उसने उनको ये पता था कि हम विकास से ज्यादा अगर जाति धर्म के ऊपर राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से जनता भ्रमित होगी। आज अगर आप बात करते हैं विकास के मामले में बात करिए, विकास कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ इनका कागजों में विकास है। बताएगा कौन जनता को जाके विकास नहीं है, बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही? हम लोगों ने ये बहुत पिछले 5 साल से हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। हम तमाम बार यहाँ एसडीएम डीएम के यहाँ पे हमने धरने दिए, किसानों की समस्याओं को लेकर के, बहन बेटियों की समस्याओं को लेकर, नव युवकों की समस्याओं को लेकर के, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन जब हम लोगों ने पिछले 5 साल लोगों के बीच में जाके काम किया, तो यहाँ जिस तरह से हमने काम किया फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी की लोकसभा की जनता को पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हमारे लिए अच्छा कौन है और बुरा कौन है। इसीलिए आज पूरी लोकसभा फतेहपुर सीकरी में, पूरे देश के अंदर ऐसा चुनाव कहीं नहीं है जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा का है। और निश्चित यहाँ की जनता अभी से रामनाथ सिंह सिकरवार जी को ये निश्चित मान चुकी है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार 110% चुनाव जीत चुके हैं। और लोगों ने जो आशीर्वाद और उन्हें प्यार दिया है, वो आप यहाँ किसी से भी खड़े हुए इतने लोग हैं, आप पूछ सकते हैं, वो 100% भाजपा संसद में बौखलाई हुई है। 10-10 जगह जाकर के बयानबाजी कर रहे हैं, ये कभी हिंदू की बात, कभी मुसलमान की बात, कभी राम मंदिर की बात, लेकिन इनकी अभी इतनी मजाल नहीं है कि जी, देखिए बौखलाहट है बीजेपी के अंदर, लेकिन फिर भी सड़कों पर दिख रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है। इंडी गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं वो क्यों अभी तक नहीं मिल रहे हैं लोगों से, क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब कि आप ये देखिए कि उन्होंने चुनाव प्रचार भी काफी देरी के साथ शुरू किया, तो क्या वो भी तय नहीं हो पाया था? नहीं, वो गठबंधन में सीटों को लेकर के दिक्कत आ रही थी। भाजपा के अंदर इतनी पार्टियां नहीं है जिसमें उन्हें सीटों को लेकर के दिक्कत आती या कोई परेशानी आती। आप ये देखिए ना, जिस प्रत्याशी की आपने यहाँ टिकट फाइनल करी है, उनका टिकट होने से पहले यहाँ इतना घोर विरोध था, टिकट होने के बाद में भी इन्हीं के स्थानीय विधायक बागी हो गए। वो अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, क्यों लड़ा रहे हैं? अगर आप ही की पार्टी के विधायक अपने बेटे को चुनाव लड़ाए तो निश्चित उनको कहीं ना कहीं आपसे शिकायत होगी। जब आपके पार्टी वालों को शिकायत है तो आप जनता के लिए सोचिए कि उनको कितनी बड़ी शिकायत होगी। प्रवीण जी, और ये भी कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन बिखरा हुआ है। ये देखिए, जब फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई थी, ममता बनर्जी आती हैं, वो कहती हैं कि आप सिर्फ टीएमसी को वोट कीजिए, कांग्रेस को वोट मत कीजिएगा, ये मत समझिएगा कि हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो क्या माना जाए, आने वाले दिनों में अगर सरकार बन भी जाती है इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई, तो फिर क्या मैसेज आ रहा है? मैडम, हमारे यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है और हमारे यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है और बहुत अच्छा है। ममता जी भी बहुत सुलझी हुई नेता हैं, अखिलेश यादव जी भी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और बिहार के जो हमारे नेता हैं वो भी, तेज प्रताप सिंह जी, वो भी सुलझे हुए नेता हैं। जब सीटों का यहाँ से इलेक्शन जीत करके जाएंगे तो निश्चित तौर से एक बढ़िया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं आगरा की बात करता हूँ, ये निश्चित तौर से एक
रामनाथ सिकरवार नहीं, वो एक संत है राजनीति का, और फौजी बाबा है, उसको साथ सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है, और निश्चित तौर से फतेहपुर सीकरी से बाबा रामनाथ की जीत होगी। बिल्कुल। अब आखिरी कमेंट ले लेते हैं। पवन जी, आप क्या कहेंगे? अगर सरकार आती है, आपकी सरकार बनती है, तो और कितना विकास होगा? जनता जितनी उम्मीद लगाए बैठी है, क्या वो उस पर आप खरे उतर पाएंगे? कितनी चुनौतियां और होंगी आपके सामने? देखिए, धीरे धीरे समय मिलता है। इन लोगों ने 60 से 70 साल देश को लूट कर खाया। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। इंडिया से इंडी हो जाता है, इंडी से और पता नहीं IND रह जाएगा या IN रह जाएगा या केवल आई रह जाएगा, कोई पता नहीं। अभी पहले तो ये अपने आप में एक अपना बांट लें कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी तो इन लोगों का कैबिनेट डिसाइड नहीं है। तो पहले ये लोगों का पहले एक डिसीजन हो जाए। इन लोगों ने पहले देश को लूटा और फिर देश को लूटने के लिए फिर तैयारी करते हैं। सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, केवल एक मोदी जी से लड़ने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इतना डर क्यों है? एक एक करके क्यों नहीं लड़ते हैं ये लोग? अगर इतना ही इनमें दम है तो सारे लोग इकट्ठे होके क्यों आते हैं? मोदी जी अकेले हैं तो अकेले आइए ना, अकेले लड़िए। लेकिन नहीं, इनको तो देश को लूटना है। जैसे प्रीवियस ईयर्स में इन्होंने देश को लूटा था, 70 सालों से ऐसे ही लूटने के लिए विकास फिर जी, लगे हुए हैं। फतेहपुर सीकरी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा आपके चैनल के माध्यम से समस्त फतेहपुर सीकरी के हमारे जितने भी नौजवान किसान युवा साथी हैं, हम सभी को एक आग्रह और हाथ जोड़ करके आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस बार 7 मई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें और गठबंधन के प्रत्याशी भाई रामनाथ सिकरवार को जिता करके अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए संत को, एक बाबा को, फौजी बाबा को चुनाव जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहेंगे प्रवीण जी? मैं यही कहना चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी की जनता अगर विकास चाहती है, स्वाभिमान चाहती है, सम्मान चाहती है, स्वच्छता चाहती है और सतर्कता चाहती है और बहुत कुछ अच्छा विकास चाहती है, तो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भाई रामनाथ सिकरवार जी को, फौजी बाबा को, उनके चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर मोहर लगा करके सफल बना करके देश की पंचायत में भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का न्यूज इंडिया से इस बातचीत के लिए। और ये है 24 की चाल फतेहपुर सीकरी से। आप समझ सकते हैं किस तरह से सभी दलों ने पूरी तैयारियां की है, जनता के बीच पहुंचने की, उन मुद्दों को उठाया है जिनको लेकर जनता मतदान करने पहुंचेगी। फिलहाल मैं गीतू चौहान, न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ फतेहपुर सीकरी से।